वेलकम सर। सर, आप कृपया अपने बारे में बताएं, आपकी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? मैडम, जैसे कि होता है प्रारंभ में शिक्षा, मैंने मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो आप ये समझें कि देहात से ही हुई, प्राइमरी स्कूल से किया। मेरे फादर उत्तर प्रदेश में ऑफिसर थे। वो सब मैंने विलेज बैकग्राउंड की चीजों को भी सीखा समझा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिवीजन हेडक्वार्टर में आया। यहाँ से मैंने हाई स्कूल, इंटर, फिर ग्रेजुएशन और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा मेरी ऊपर की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। मैंने वहां से एमएससी, पीएचडी, डीफिल डिग्री देती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने किया। और इसके बाद मैं सागर विश्वविद्यालय आया। सागर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। फिर इसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर होकर के रीडर होकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर चला गया 94 में। और फिर वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहने के बाद 2 साल में पुनः सागर विश्वविद्यालय आ गया। यहाँ पर कि कुल मिलाकर के मेरा 39 साल का जो सक्रिय जो एक्टिव पीरियड है शिक्षण का, और इसके पहले रिसर्च का था, तो वो सारी चीजें रही। मैं थ्रू आउट ईश्वर कृपा से बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा। मेरिट में लगभग हमेशा आता रहा, स्कॉलरशिप मिलती रही, फर्स्ट क्लास टॉपर मेरा कैरियर रहा। तो मैं इसको मानता हूँ कि ये ईश्वर की कुछ कृपा भी है। और हमको जो बहुत सारी चीजें हम मानते हैं कि जेनेटिकली और परिवेश से जो हमारे मिली, उसका भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसको हम समझ सकते हैं। विज्ञान में मेरी रुचि ज्यादा रही। रसायन शास्त्र मुझे बहुत प्रिय लगता था, इसलिए मैंने रसायन शास्त्र पढ़ा। उसमें भी विशेष तौर पर अकार्बनिक रसायन को लोग चैलेंज के तौर पे लेते थे, कम पढ़ते थे, इसलिए मैंने अकार्बनिक रसायन किया। प्रशासनिक सेवाओं में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी। मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनकी बड़ी रुचि थी कि मैं एजुकेशन में आऊं, इसलिए मैंने ये कैरियर चुना और मैं बहुत संतुष्ट हूं इससे। और मैं जो सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने सिस्टम में किया यहाँ। ओके सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपने व्यस्त एकेडमिक शेड्यूल के बाद मोटिवेशन और बैलेंस कैसे बनाए रखते थे? एकेडमिक शेड्यूल, देखिए मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी शुरू से रहा, तो वो मेरा पार्ट ऑफ हैबिट और पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। तो जब आपको 18 घंटे काम करने की आदत पड़ जाए, और हमारे छात्रावास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा, वहाँ ऐसे भी लोग थे जो कि 20 घंटे भी पढ़ने लिखने और काम करने वाले थे। 20 घंटे? हाँ, तो उससे तो हमको लगता था कि हम 2 घंटा कम ही कर रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन बहुत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कंपटीशन का सेंटर था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बेस्ट हॉस्टल में था वहाँ, तो उसके कारण से ये आदत पड़ी रही। फिर मेरी ट्रेनिंग आईआईटीज में भी हुई। मैं कई जगह आईआईटी में विजिटिंग एसोसिएट रहा और रिसर्च के लिए रहा। वहां भी मैं देखता था कि 24 आवर लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोगों जैसे ही हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ये ईश्वर ने हमको वो शारीरिक मानसिक क्षमता दे रखी थी, शायद इसके कारण से हम ये कर पाए। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक जगह उल्लेख है, न दैन्यम न पलायनम। हर काम को, हर चैलेंज को करने में कोई चीज हमको ऐसी नहीं दिखी आज तक जिस चैलेंज को हमने स्वीकार नहीं किया हो। हमने 2-2 दिन केवल पढ़ाई करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते हुए आईएएस क्वालिफाई किया है 2 बार। तो यह है कि बहुत सारा बैकग्राउंड है, आप अपना करते रहें और डेडिकेशन आपको रहे। निराशा आपको परेशान करती है। देखिए, बहुत सारा अच्छा काम करें, खूब करें, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है तो आपको इतना एनकरेजमेंट मिलता है कि सारी थकावट आपकी दूर हो जाती है। इसलिए परिश्रम के बिना तो कुछ रास्ता है नहीं। और शायद विज्ञान के जो थर्मोडायनेमिक्स के ऊष्मा बलगतिकी के जो सिद्धांत हैं, वो ऊर्जा और श्रम के संरक्षण को और उनके तारतम्य को समझाते बताते हैं। उसका भी हमारे जीवन में बहुत सारा उसका हमको लाभ मिला, और जो भी चीजें मिली उसके प्रभाव से मिली। सर, जैसे आपने मेहनत की बात की, सफलता की बात की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक इंसान के अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल होता है? मेहनत, किस्मत या फिर कुछ और? सक्सेस, देखिए सफलता के लिए गीता में एक मैं पुनः उल्लेख करूंगा आपको, पूरा ग्रंथ लिखा गया इस बात पर जिसका केवल एक ही मोटिव था। कोई न कोई दौर आया, या अर्जुन का ही उदाहरण उन्होंने लिया कि उनको लगा कि
नहीं ये चीज निराशा डिप्रेशन में जा रही है, अपने लोगों को मार करें। तो कर्म योग के सिद्धांत को जब महत्व दिया गया और गीता में यही बात पूरी कही गई, तो एक चीज कही है, न दैन्यम न पलायनम, तो मैं और कर्मण्येवादी कारस्ते, तो आपका कर्म पर अधिकार है, तो सफलता तो वहां देखने की बात ही नहीं आती है। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा सफलता के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, सफलता मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं तो आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। जिन चीजों का महात्मा गांधी कहते थे कि साधन की शुद्धता का ध्यान रखिए, साधन के प्रति समर्पण रखिए, साध्य आपका स्वतः सिद्ध हो जाएगा। पूना विश्वविद्यालय का एक आदर्श वाक्य है कि योगा कर्मसु कौशलम। तो योगा कर्मसु कौशलम का कि कर्म की कुशलता, और ये भी लिखा है सिद्धिर भवतु कर्मजा, कि कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सब विचार, ये भावनाएं बार बार जब इस थाट को आप मस्तिष्क में याद करते हो और सफल लोगों के बारे में सोचते करते हो, तो आपको रिजल्ट निकलता है और कहीं आपको सफलता भी मिले। मान लीजिए हम तो पृथ्वीराज चौहान का वो उदाहरण ये याद रखते हैं कि 16 बार वो उसमें गोरी को युद्ध में हराया, लेकिन उसका पैसेंस देखिए कि 17वीं बार अल्टीमेटली उसको सफलता प्राप्त हुई। ऐसे कई सारे लोग हम देखते थे कि कंपटीशन में हैं, 10-10 बार लोगों ने दिया किया और इसके बाद अल्टीमेटली सफल। जो अल्टीमेटली सक्सेस है डिटर्मिनेशन आपका। साथ में आपको साधनों पर भी जरूर ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी तैयारी किस तरह की पूरी है। तैयारी में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी खुद की फिजिकल प्रिपरेशन है, आपकी खुद की मेंटल एबिलिटी है, आप सही टारगेट को हिट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं, आप इसको नेचुरली कोई तीसरा आदमी देख के बता देगा कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप उसमें लगे रहते हैं। तो उसमें से आपको अप्रोप्रिएटनेस जो है चीजों की, वो भी साथ में लेके चले जाए, जो प्रिपरेटिव पार्ट है। और जब सारी प्रिपरेशन आपकी बराबर होती है, हम लोग तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी देखते हैं रिएक्शंस में तमाम बार चीजें करते हैं और होती हैं, और कुछ थोड़ा सा पीएच चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो रिएक्शन गड़बड़ाती है। तो उसमें लगता है कि ऑप्टिमम कंडीशंस क्या, ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन करिए और काम करिए। निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि सफलता तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर केमिस्ट्री के अलावा किसी और क्षेत्र में अगर आपको कार्य करने का मौका मिलता तो आप किस क्षेत्र को चुनते और क्यों? ऐसा है मैडम कि केमिस्ट्री तो देखिए रसायन विज्ञान है और पदार्थ विज्ञान है, पहले इसका नाम पदार्थ विज्ञान था। और इस दुनिया में सभी लोग केमिस्ट्री अपने अपने लेवल पे करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो आइंस्टीन की बेसिक इक्वेशन हम लोग पढ़ाते हैं, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो सारा मास और एनर्जी का जो रिएक्टिविटी है, सिस्टम है, उसको करने समझने के लिए तो ये चीजें खैर है ही, और सब लोग अपने ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। हम जरा विशिष्ट वे में कर रहे हैं उसको। इसमें से और चीजों के करने के बारे में यह है कि देखिए, आप में अगर कर्मठता है या कुछ ऐसी चीज है कि एक चीज मैं विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये न करते तो आप ये करते, ये न करते तो ये कुछ न कुछ करते। मैं जय कृष्णमूर्ति को उद्धृत करना चाहूंगा। जय कृष्णमूर्ति का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, और कृष्णमूर्ति साहब जो एनी बेसेंट का नाम तो सबने सुना होगा। एनी बेसेंट ने उनको दत्तक पुत्र के तौर पर स्वीकार किया था। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है और थियोसॉफिकल सोसाइटी है जहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स हैं। कृष्णमूर्ति ने एक विद्यार्थियों के संदर्भ में कहा था, टीचर स्टूडेंट डायलॉग में, कि उन्होंने पूछा जाके विद्यार्थियों से कि डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। और लगभग पूरी क्लास ने ये उत्तर दिया कि सर वी वांट टू बिकम डॉक्टर, वी वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल दैट। उन्होंने कहा ये सारी चीजें आपकी जीविका का उद्देश्य है। मेरा प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है आपके। हमारी शिक्षा व्यवस्था में, मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन साहब को, DP सिंह साहब थे, हमारे वाइस चांसलर भी रहे, मैंने उनको भी पत्र लिखा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जीवन का उद्देश्य और जीविका का उद्देश्य को अलग अलग करके पढ़ाया बताया जाना चाहिए। मैं कोटा भी जाता हूँ, बहुत सारी परेशानियां बच्चों की देखता हूँ, करता हूँ, तो जीविका का उद्देश्य बदल सकता है। तो ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता तो वो होता, इसलिए किसी को भी उसमें परेशान निराश होने का, लेकिन जीवन के उद्देश्य जरूर स्पष्ट होने चाहिए हमारी व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, और हर परिवार में भी।
ये सबको बच्चों को बताएं ताकि कोई निराशा जैसी कोई चीज, अकर्मण्यता कोई चीज इस तरह की ना आए। और मेरी ईश्वर कृपा से बहुत चीजों में मेरी रुचि भी है। मैं तो केमिस्ट्री तो एज ए कैरियर पढ़ा, लेकिन मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, अध्यात्म में भी बड़ी मेरी रुचि है, मेरी दर्शन में भी बहुत रुचि है, संगीत भी मैंने पढ़ा, क्लासिकल भी में राग रागनिया के क्या पैटर्न होते हैं। और उसके सबसे ऊपर अलावा आयुर्वेद के तौर पर जो भारतीय ज्ञान परंपरा में इंडियन हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, दुनिया में रहना है तो शरीर की सिद्धि होना, स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए मैंने आयुर्वेद को अपना टारगेट बना के रखा है। मैंने पीएचडी भी कराई है आयुर्वेद के ऊपर बच्चों को, मेरे पब्लिकेशंस भी हैं। और अब मैं सेवानिवृत्ति के बाद ये मेरा प्रयास है कि मैं ये भारत की ये जो स्वास्थ्य परंपरा है आयुर्वेद की, इसको मैं आगे बढ़ाऊं और इस पर काम करूं, जिस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। और बहुत सारे जो विश्व के अनुभूत ज्ञान है स्वास्थ्य रक्षा को लेकर के, उनको मैं रिवैलिडेट करके एविडेंस बेस्ड नॉलेज, अभी हमारे यहाँ पुरानी नॉलेज थी एक्सपीरियंशियल नॉलेज थी, अनुभवजन्य ज्ञान था। आज हमारे पास बहुत साइंस टेक्नोलॉजी है, स्पेशली 1940 के बाद का जब हम इतिहास विज्ञान का देखते हैं, तो उसमें से हमें जिसमें जो एविडेंस बेस्ड नॉलेज, सब प्रमाणिक जो ज्ञान है, उसके बारे में काम करने की बड़ी आवश्यकता है पूरे विश्व में। और सबसे इसमें आगे भारतीयों को रहना चाहिए, उसमें मैं कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली बिल्कुल करूंगा। ये मेरा संकल्प है मेरे जीवन का। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संकल्प लिया है आपने। सर, जैसे कि अभी आपने शोध के बारे में कहा, आपने अभी तक 150 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। तो सर, कोई ऐसा एक शोध पत्र है जो अभी तक आपको यादगार हो? हाँ, एक से ज्यादा है, दो चार पांच बोल सकते हैं आप। और उन शोध पत्रों में से देखिए, मेरा ये मानना है कि सारे ज्ञान का जो है एप्लीकेशन होना चाहिए। साइंस तो आदमी ने खोजी बहुत सारे अपने अनुभव से, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंशियल नॉलेज से खोजी, एविडेंस बेस्ड नॉलेज से खोजी, लेकिन जब तक साइंस सोसाइटी की सेवा में एप्लीकेशन में नहीं आए, तो विज्ञान को समाज की सेवा में, मानव की सेवा में प्रयुक्त होना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं कि साइंस कम्स टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। और उसके अंतर्गत मैंने जो अपना अप्लाइड काम किया, और विशेष करके मेडिसिनल फील्ड में, जब मैंने 95-6 में मैंने कुछ कैंसर पर और HIV पे काम किया मैंने। तो NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो सबसे बड़ा विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मैंने कुछ कंपाउंड भेजे। और प्लेटिनम पर बहुत काम था, कैंसर को लेके सिस्प्लेटिन यूज होता था, कार्बोप्लेटिन आज भी यूज होता है, ये एंटी कैंसरस। मैंने पैलेडियम पे काम किया, और पैलेडियम को मैंने यूज करके और कैंसरस सिस्टम में, तो वो मेरा NIH से वहां से रिकॉग्नाइज हुआ। वो इवन उन्होंने ही कहा कि HIV पर भी आपके कंपाउंड बहुत अप्लीकेबल है, और वो मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उसको न पूरी तरह अभी तक पब्लिश किया है, न पूरी तरह पेटेंट कराया है, क्योंकि अभी फिर भी कुछ उसमें यात्रा भी पर काम चल रहा है। और दूसरा कंपोनेंट जो आयुर्वेद पे मैंने किया, कुछ महत्वपूर्ण काम जो विश्व में मुझे लगता है कि शायद मैंने शुरू किया अपने स्तर पर, वो अल्ट्रासोनिक्स पे था। अल्ट्रासोनिक्स पे तमाम सारे मॉलिक्यूलर जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नागनिक एप्लीकेशन का काम नहीं था, उसको भी मैंने अप्लाई करके उसमें से किया, वो पायोनियर काम था। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो यादगार के तौर पर हैं, जो विज्ञान में, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा पायोनियर कंट्रीब्यूशन है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के समय में ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल केमिस्ट्री का क्या महत्व है? छात्र इसे अपने पढ़ाई और रिसर्च में कैसे अपना सकते हैं? ये मैडम ऐसा है कि आपने तो ग्रीन केमिस्ट्री का नाम सुना, मैं आपको बताऊं, ग्रीन के अपोजिट रेड केमिस्ट्री की भी बात समझें आप। तो रेड वो केमिस्ट्री है जो पॉल्यूशन और टॉक्सिकेशन को के बारे में जनरेट करती है, चीजें बताती है लोगों को। ग्रीन केमिस्ट्री 1980-82 के बाद, जब बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और तमाम सारे पॉल्यूटेंट सोसाइटी में सिस्टम में आने लगे, जो कि हमारे सॉइल को, हमारे फूड मटेरियल्स को और हमारी एयर को पॉल्यूट करने लगे, और इनके पॉल्यूशन से जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो प्रभावित होने लगा, और नुकसान भी होने लगा उसका, जो कि सस्टेनेबल प्रश्न आपने पूछा हुआ है। तो हमें जिसमें पॉल्यूशन कम हो, कम से कम रिएक्टेंट केमिकल्स यूज हम करें,
वो ग्रीन केमिस्ट्री है। और वो अप्रोच आज होनी चाहिए, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए भी होनी चाहिए। ग्रीनर अप्रोच होनी चाहिए जिसमें से प्रदूषण कम पैदा हो। जबकि अभी स्थिति ये पूरे वर्ल्ड की स्थिति है कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं इतने ज्यादा है इस समय, और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का लेवल इतना बढ़ गया है कि अभी बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। अगर आप पूरा ऊपर का जो लेयर्स हैं एयर की, एटमॉस्फेयर की, जो वहां अगर आप देखें तो काफी ऊपर तक हीटिंग वहां हो रही है। उसके कारण से नीचे से गैसेज ऊपर जा रही है, कार्बन कंटेंट, वो वार्मिंग प्रभावित कर रही है। और हमारे पास वेजिटेशन बहुत नहीं बची है, बहुत डिफॉरेस्ट हुआ है। समुद्र भी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, लेकिन वहां भी लेवल सेचुरेशन का आ गया है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए ग्रीन तो हमें होना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं होंगे तो उसकी बड़ी भारी मानवता पूरी कीमत चुकाएगी। सस्टेनेबल ये है कि विकास को लेकर के पूरी दुनिया एक दौड़ में, जब 1980-85 के बाद जब ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट सब आए, तो इसके बाद से हुआ कि नहीं, पूरे में सबसे ज्यादा व्यापार को फैला देना चाहिए। शायद यूरोप वाले इस बात से अनुप्रेरित थे कि औद्योगिक क्रांति की थी उन्होंने 14वीं-15वीं शताब्दी में। उन्हें लगता था कि दुनिया बदलने के लिए उद्योग बहुत सारा होना चाहिए। उसके तहत, और उसको मानते थे कि ग्रोथ हमारी है, डेवलपमेंट है। हम भी मानते हैं कि हमारी GDP, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय डबल डिजिट में थी, उतनी हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट्स तो आप देखिए, ये सारा जो है ये रेड केमिस्ट्री की, चाहे जो रेड केमिकल्स सोसाइटी में टॉक्सिक केमिकल्स, इसके आउटपुट जो है वो निकलते हैं। तो हमें अपने विकास की रफ्तार को इस ढंग से चलाना चाहिए कि वो बहुत तेज न हो, क्योंकि अधिक तेज होने से बहुत ज्यादा आपको प्रदूषण होगा, और जो वेजिटेशन हमारा है उसको कंपेटेबिलिटी उसकी नहीं मेंटेन हो पाएगी तो एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए हमारा जो औद्योगिकीकरण है उसकी रफ्तार थोड़ी घटे, और इस तरह का हो कि लंबे समय तक हमको अर्थ प्लेनेट में ऐसा मान के चलना है कि हमने अपनी अगली जनरेशन से कि बहुत सारी चीजें हमने उधार लेके रखी हैं, अगर हम ही इतना करके चले जाएंगे तो आगे पीढ़ियों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए हमको सतत विकास के लिए जो सहज हो उस विकास की तरफ जाना चाहिए। ओवरनाइट डेवलपमेंट की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये धारणा जो व्यापारी वर्ग की होती है कि एक कहते हैं कि उसने एक प्रश्न पूछा यमदूत ने एक सेठ जी से अंतिम समय में कि स्वर्ग चलेंगे कि नर्क, तो उत्तर में उन्होंने कहा वहीं ले चलो जहां 4 पैसे का फायदा हो। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री की, सिस्टम की डेवलपमेंट को। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं भी एक PhD छात्रा हूँ। आपने 25 PhD शोधार्थियों का मार्गदर्शन कराया है, तो ये जानना है मुझे कि एक अच्छे शोधार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्रांजलि जी, आजकल जो अब PhD इधर चल रही हैं, करीब 2007-08 से सभी विश्वविद्यालयों में कोर्स वर्क का एक ट्रेंड आया। उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि कोर्स वर्क को, चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, उसमें से टेक्नोलॉजी भी आपको जानना है, समझना है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, कंप्यूटर है, वो सारी चीजें, इसलिए कोर्स वर्क ठीक है, साथ में लोग ये करें। लेकिन पहले कोर्स वर्क नहीं चलता था, और शोध का जो अगर हिंदी में ट्रांसलेशन आप करते हैं, आप ये सोचते हैं कभी कि हर विद्यार्थी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि क्यों मिलती है? सबको DPhil की या PhD की डिग्री जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की, उसमें शब्द यह है कि दर्शन लगा हुआ है। जब विद्यार्थी में ये दृष्टि पैदा होने लगे, और पैदा होना चाहिए, कि सब्जेक्ट के बारे में आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, रिजुअलाइज कर सकते हो, और एक्सट्रापोलेट कर सकते हो कि क्या क्या संभावना है। इस स्तर पर जब आपका ज्ञान परिपक्व हो जाए, तो वो डिग्री आपकी वास्तव में ऑर्नामेंटल नहीं हो तो आपकी डिग्री सफल है, ये भाव जरूर होना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारा ट्रांसडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी आपको चीजें पढ़ना करना है, उसको उपयोग भी देखने हैं। और डेडिकेटेड स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर है, मुझे लगता है कि एक तो उसका टाइमलीनेस, अपना सारा जो इतना कार्यक्रम है वो समय के अनुसार करे। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है कि आप चीजों के बारे में रेगुलर और पंक्चुअल, क्योंकि रेगुलर अगर आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आउटपुट ठीक निकलेगा और आपको सम्यक और उचित दिशा काम करने की मिलती रहेगी। एक्सपोजर आपका कॉन्फ्रेंसेज में जाएं करें, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजों में आपको एक विजन डेवलप होता है इंटरडिसिप्लिनरी काम करने में।
तो जो अनवरत आपकी जो साधना है और इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल एक और चीज जरूरी हो गई है, स्पेशली साइंस में, आर्ट्स में लाइब्रेरी कहें या आपको सोशल साइंस में क्वेश्चनर बनाना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी आपको नजर में रखनी चाहिए, आपके पास हो, और नहीं तो बाहर से कहीं से ला करके आप कर सकें। ये सारी चीजें आपके शोध के स्तर को बढ़ाती हैं, मजबूत करती हैं और आपको सक्षम बनाती हैं आगे अपने ज्ञान को उपयोग करने के लिए। और डिग्री तो खैर ठीक है, मिलती ही है तो भी। बिल्कुल सर, हम जरूर फॉलो करेंगे आपके इस बात का। शोध के ऐसे कौन से क्षेत्र आपको दिखते हैं जो देश का भविष्य बदल देंगे? आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री से, यहीं से पदार्थ विज्ञान से शुरू करूं, तो केमिकल रिएक्टिविटी है और केमिकल रिएक्शन है। तो पदार्थ की सक्रियता किस तरह से चीजों को, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेबोरेटरी में होता है जिनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन हम जो न्यूक्लियर लेवल पे करते हैं जिनको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। वहां से तो मटेरियल ही बदल जाता है, जो कि एटॉमिक एनर्जी के केस में हम लोग यूज करते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है आजकल आने वाली, और दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं, सेमीकंडक्टर के इशू है, पॉलीमर्स के इशू है। आप देखिए कि अगर आप सोचिए कि अगर ये आजकल प्लास्टिक इतना सब ये नहीं होता तो बहुत सारा जंगल और सुरक्षित नहीं रहने की स्थिति में था, तमाम लोग उसको यूज करते। मेटलर्जी बहुत नहीं होती तो हम जमीन से इतना आयरन नहीं निकालते और मेटल्स नहीं निकाल सकते थे, उसका अपना उपयोग है। तो केमिकल इंडस्ट्री तो बहुत यूजफुल है, और केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन द लाइफ। 2011 में हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री मनाया, उसमें से सारे डायमेंशंस केमिस्ट्री के यूज किए। तो बिना केमिस्ट्री के, चाहे आपकी हेल्थ साइंस हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी एनर्जी सेक्टर हो, जितने सेक्टर इन्वॉल्व हैं, उसको फूड में देखिए बहुत सारा चेंजेस हैं, लोग कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स बना रहे हैं, तो उनका बहुत फ्यूचर है, बहुत उपयोग है। जो FMCG सेक्टर कहलाता है, आप अगर देखेंगे तमाम सेक्टर्स का इसमें से ब्रेकअप, तो सब जगह केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन है और रिएक्टिविटी है। दूसरा इशू यह है कि आजकल नैनो साइंस का नाम आप सुनते होंगे। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी 1960 में जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल मटेरियल थे पहले भी, लेकिन फाइनमैन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था, उसके कारण से हम और छोटे मटेरियल को देख पाए जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, उसका अपना एप्लीकेशन और यूज बहुत ज्यादा उसमें से बढ़ गया। तो नैनो का बहुत सारा उपयोग है जो दुनिया आजकल कर रही है। और देख रहे हैं आपकी बहुत बड़ा जो कंप्यूटर 1960 में तो बताते थे कि एक कमरा भर जाता था इतना बड़ा कंप्यूटर में, आज आप इतना 1000 गीगाबाइट या टेराबाइट्स की डिवाइसेस को बहुत छोटे में, पेन ड्राइव इतनी बड़ी हो गई। तो ये सब जो है, ये नैनोटाइजेशन और नैनो का चमत्कार है। ड्रग डिस्कवरी और डिलीवरी सिस्टम में जो बहुत सारी ड्रग रिलीज के प्रोसेस हैं, आजकल सस्टेन रिलीज ड्रग्स भी आ गई हैं जो धीरे धीरे शरीर में रिलीज होती हैं, पेन किलर्स आ गए हैं। तो नैनो साइंसेस का बहुत एप्लीकेशन है इस कारण से, जो कि साइड इफेक्ट है। एक नया और अभी एप्लीकेशन जो रिसेंट अभी AI का आया है, आगे आने वाली दुनिया में, लेकिन उसका एक्सट्रापोलेशन वो समझ में आ रहा है कि उसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और नॉलेज के क्षेत्र में लोगों को AI भी बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को इन चीजों से जरूर जुड़ करके रहना चाहिए। इंडस्ट्री हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी, और चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको सबको शार्पेन करना है। और ये चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो दोनों चीजें एक साथ देखें। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सर, अंत में श्री दावरा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी जब आ रहा था और इस परिवेश को मैं देखते हुए रायपुर से यहाँ तक आया, लगभग 25-30 किलोमीटर विश्वविद्यालय है, तो यहाँ आकर के मैंने ये महसूस किया कि जो दावरा विश्वविद्यालय के जो लोग हैं जिन्होंने इनको स्थापित किया, यहाँ का जो मैनेजमेंट बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव है, निश्चित तौर पर उनका व्यक्तित्व तो बड़ा स्तुत्य और बड़ा प्रणम्य है, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी दूर आकर के वहां से इस जगह में एक शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान पैदा कर देना। हम याद करते हैं श्री
मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने बहुत सारा सहयोग लेकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उस समय। 1946 में हमारे यहाँ सागर विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने उसमें साधनों से इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया था। लगभग उसी तरह का ये अनुप्रयोग है जिसमें से कि अपना इतना धन और अपना समय सारी व्यवस्था लगा करके यहाँ खोला, जिसमें से कि बहुत बड़ी बात समाज सेवा की दिखती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया और इसका ये जो पारमार्थिक रूप है कि यहाँ के जो आसपास के जो ट्राइबल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ के, जो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको कहते हैं डिप्राइव्ड क्लास जो है, उसको ये बहुत सारी संभावनाएं यहाँ से मिलेगी, क्योंकि शिक्षा ही वो व्यवस्था है जिसके द्वारा अल्टीमेटली किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है और व्यक्ति विकसित होता है तो समाज और राष्ट्र का विकास होगा। तो उसके बारे में यहाँ है, जो बच्चे निश्चित तौर पर यहाँ पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वो भी उतने ही तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि ये लगभग ये एक तरह का वनस्थ क्षेत्र है। तो इस जंगली क्षेत्र में यहाँ करके ये तपस्थली का ही स्वरूप इसमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ सारे शिक्षक, यहाँ विद्यार्थी और यहाँ के जो संस्थापक और स्थापक हैं, सब लोग एक तरह का यहाँ इस पर अनुष्ठान कर रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान का अनुष्ठान है, जिसकी सिद्धि हो हमारी शुभकामनाएं हैं। और जब जब कभी ऐसा लगे, आपको महसूस हो, हमारी आवश्यकता हो, हम निश्चित तौर पर हमें बड़ी प्रसन्नता होगी इस विश्वविद्यालय के लोगों से जुड़ने में और उनको सहयोग करने में और अपना ज्ञान उनके बीच में शेयर करने में। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, काफी कुछ सीखने को मिला। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपसे और भी मुलाकात होंगी।